क्या हो अगर तुम बचपन से ही काफी ज्यादा होशियार हो, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और फिर भी तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहता है और फिर तुमको एक अचानक से एक लड़की मिले जो कि काफी ज्यादा सुंदर हो और आप जब भी उससे बात करने के लिए जाएं आपका एक्सीडेंट हो जाए और इतनी बुरी हालत में भी होने के बाद अगर आप उस लड़के के पास जाकर उसको अपने दिल की फीलिंग बता सको तो क्या होगा? क्या वो लड़की आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं? कहानी की शुरुआत में हम इस लड़के को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में एक रोड पे पड़ा होता है, जहाँ वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक दिन मर भी जाऊंगा और मरना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। और तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाए और उससे कहने लग जाए कि तुम अभी मरने के लिए रेडी नहीं हो और कहती है कि तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाने वाली हूँ। और तभी वो लड़का सोचने लगता है कि ऐसी मैंने एक सपना देखा था जिसमें एक एंजल मुझे आवाज दे रही होती है, लेकिन मैं उसकी बात पे ध्यान नहीं देता हूँ और मैं सो जाता हूँ। और वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि जब वो पैदा हुआ था तो उसके मम्मी पापा ने उसका नाम नासा रखा था, जिसमें सभी उसके नाम को लेकर उसको काफी ज्यादा चिढ़ाते रहते थे स्कूल में और कहते थे कि तुम्हें पता है नासा कौन है? नासा अमेरिका की एक स्पेस कंपनी का नाम है। और इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता था उस टाइम पे। और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अब काफी ज्यादा पढ़ाई करूंगा और आगे बढ़ूंगा और जब भी मुझे कोई देखेगा तो सिर्फ रेस्पेक्ट की नजरों से, बाकी नहीं। तभी हमें थोड़ा आगे का दिखाया जाता है जिसमें उसकी टीचर उससे कह रही होती है कि तुम्हें स्कूबा यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तभी नासा कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में समझ रहा था। तभी उसकी मैम उसको समझाने लगती है कि बेटा वहाँ पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी नासा कहता है कि नहीं मैम, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है। और वो एक रोड पे चलने लगता है और वो सोचता है कि उस यूनिवर्सिटी में जाना तो बहुत ही आसान है, उसके एंट्रेंस पेपर बहुत आसान है। तभी नासा चलते चलते एक लड़की को देखता है और वो सोचता है कि काफी ज्यादा सुंदर है और इसको मैंने तो यहाँ पर आज तक पहले कभी नहीं देखा है, ये मुझे पहले दिन देखी है और मैंने जितनी भी लड़कियों को देखा है उनसे काफी ज्यादा सुंदर है ये। तभी नासा उस लड़की से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एकदम ट्रक आ जाता है और उसको ठोकर मार देता है और वो रोड पे गिर पड़ता है और भाई साहब उसकी बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है और खून बहुत निकलने लगता है। और तभी वो सोचने लगता है कि मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। यही सोचता हुआ वो बेहोश होने ही लगता है। तभी उस लड़की को उसकी आवाज सुनाई देती है और वो उसके पास आ जाती है और उन दोनों को यहाँ पर देख के ट्रक वाला बाहर आता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर ठीक हो? तभी वो लड़की कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तभी वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि तुम्हारे भी तो चोट आई है क्योंकि तुम भी तो बीच में आ गई थी उसको बचाने के लिए। तभी वो लड़का उसको देख के कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम अभी मत बोलो, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। और वो लड़की कहती है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ ये भी भूल जाना कि हम कभी मिले भी थे। तभी वो लड़की वहां से जाने लगती है और अभी नासा अपने मन में सोचने लगता है कि वो लड़की जब जा रही थी तो उसके सामने जो चांद था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लड़की चांद की प्रिंसेस हो। और वो एक स्टोरी को सोचने लगता है जहाँ पर दो कपल होते हैं लेकिन वो कभी भी मिल नहीं पाती हैं और वो जो लड़की होती है ना वो चांद पर चली जाती है और वहाँ की प्रिंसेस बन जाती है और उसके मम्मी पापा भी उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तभी वो ट्रक ड्राइवर एम्बुलेंस को फोन करने लगता है और तभी वो नासा पीछे से खड़ा हो जाता है और उसके पास आके बोलने लगता है कि वो लड़की आखिर कहाँ गई। ट्रक ड्राइवर उसको देख के एकदम चौंक जाता है और कहता है कि तुम बेहोश हो जाओ। तभी नासा उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे बस इतना बताओ वो लड़की कहाँ पर जाएगी। तभी वो ड्राइवर पूछता है कि तुम्हें उस लड़की के काम क्या है, तुम मुझे बताओ। तभी वो कहता है कि काम कुछ भी नहीं है, वो लड़की काफी ज्यादा क्यूट है। और ये कह के वो वहाँ से भागने लगता है और उसके पास जाने के लिए। तभी नासा उसको ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा आगे आ जाता है और उसको वो लड़की वहाँ पर दिख भी जाती है और वो उसके पास जाके कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, और तुम वहाँ पर छोड़ के मुझे क्यों चली गई थी। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम नासा है और वो कहता है कि बताओ तुम मुझसे दूर क्यों हो गई थी। और उसके बाद में वो लड़की उसको अपने बगल में बैठाती है और कहती है कि चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ और वो एक कपड़े से उसके खून को पहुँचने लगती है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या सब लड़कियों में से ऐसे ही खुशबू आती है। तभी वो लड़की अपने कोट को उतारती है और वो देख के चौंक जाता है और वो कोट को उस लड़के को पहना देती है। ये देख के वो सोचता है कि ये लड़की कितनी क्यूट है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे अब जल्दी से एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। तभी वो लड़का वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसके बाद में वो नीचे गिर जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हारी दोनों टांग में बहुत ही ज्यादा चोट आई है, इसीलिए तुम थोड़ी देर में बेहोश होने वाले हो, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। और वो बाहर चली जाती है। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है कि मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो जाए, मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है, मेरे बहुत जोर के दर्द हो रहा है। फिर भी वो लड़का खड़ा होता है और बाहर जाता है और उससे कहता है कि रुक जाओ, मेरी बात सुनो। तभी वो लड़की कहती है कि तुम अंदर चले जाओ, तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी वो लड़का कहता है रुको, पहले मेरी बात सुनो, तुम मुझको मून प्रिंसेस जैसी दिखाई लगती हो और मैंने उस कहानी में देखा था कि अगर तुमने प्रिंसेस को नहीं रोका तो वो प्रिंसेस वापस से मून पे चली जाएगी और तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुमको उसको पाने के लिए कुछ भी करना हो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लड़की तुमसे दूर चली जाएगी और मून पे चली जाएगी रहने के लिए। तभी वो कहता है कि हाँ, अब मैं तुमको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ना ही तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानती हो, लेकिन फिर भी मैंने तुमको पहली बार में देख के प्यार कर लिया है, इसीलिए तुम क्या मुझसे शादी करोगी?
उसके बाद में वो लड़की कहने लगती है कि हाँ चलो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, पर हाँ मेरी भी एक शर्त है कि हमें जल्दी से जल्द शादी करनी होगी। और उसके बाद में वो लड़का कहता है कि चलो हाँ मैंने अपना काम कर दिया है, और वो कहते ही बेहोश हो जाता है। और अगले सीन में जब भी उसकी आंख खुलती है तब उसको पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल के अंदर लेटा होता है, और उसको पता चलता है कि वो लड़की दोबारा से गायब हो चुकी है। और वो सोचता है कि उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। और उसके बाद में वो उसी लड़की के बारे में सोच सोच के पागल सा होने लगता है। और उसके बाद में वो सोचता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, जो हुआ देखा जाएगा। उसके बाद में वो अपनी पढ़ाई पे वापस से फोकस देने लगता है, लेकिन उसने इस साल का एग्जाम मिस कर दिया है, इसीलिए उसको फिर से एग्जाम देना होगा अगली साल। उसके बाद में वो लड़का अगले साल दोबारा से री एग्जाम देता है, और उसके बाद में वो काफी ज्यादा अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। लेकिन वो जब हाई स्कूल में आने वाला होता है तभी वो सोचता है कि अब मुझे वर्क करना चाहिए, कोई जॉब ढूंढनी चाहिए अपने लिए, जिससे मैं उस लड़की को दोबारा ढूंढ सकूं। और उसके बाद में वो एक रूम को किराए पे लेके उसमें रहने लगता है। और उसके बाद में वो सोचता है कि मैंने अपने लिए काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिया फ्यूचर के लिए, पर इतना काफी नहीं है, मुझे वो लड़की को दोबारा से ढूंढना होगा, वो काफी ज्यादा क्यूट थी। तभी उसकी डोरबेल बजने लगती है, और वो जैसे ही गेट खोलने को बाहर जाता है उसके बाद में उसको दिखाई देता है कि वहाँ पर वही लड़की खड़ी होती है। और वो कहती है कि मेरा नाम सुकासा है, अब तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक हो पहले से। नासा उसको देख के सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे हुआ, ये लड़की मुझे दोबारा से मिल कैसे गई। और उसके बाद में वो लड़की कहने लगती है कि तुम मुझे अपने बारे में तो बताओ, तुम ठीक हो कि नहीं। उसके बाद में वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो अंदर आ जाते हैं। नासा उसे देख के वापस से चौंकने लगता है, और भाई साहब बहुत ही ज्यादा मतलब मन में बहुत ही खुश होने लगता है। तभी वो लड़की एक पेपर उसके सामने निकाल के रख देती है और कहती है कि ये हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन है, इस पे साइन करो। नासा देख के ये चौंक जाता है, और वो कहता है कि ऐसा कैसे हुआ। तब उसने कहा था कि तुमने और मैंने पहले एक एग्रीमेंट किया था जिसमें हमने कहा था कि हम दोनों शादी कर लेंगे, ये उसी का रजिस्ट्रेशन है। तभी वो लड़की कहती है कि चलो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना है वही करो। उसके बाद में वो वापस से पेपर लेने लगती है। तभी नासा उससे पेपर छीन लेता है और कहता है कि रुको मैं अभी साइन करता हूँ, और मैं अब भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद में नासा उसमें साइन करने लगता है, और उसके बाद में वो अपने मन में सोच भी रहा होता है कि ये सब आखिरकार सही रहेगा या फिर ये कोई स्कैम है। उसके बाद वो सोचता है अगर स्कैम हुआ तो भी मैं उसी निपट लूंगा। तभी वो दोनों उस फॉर्म को लेके मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने लगते हैं उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। और तभी वो सुकासा कहने लगती है कि आज की शाम कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, कितना ज्यादा सुंदर मौसम हो रहा है। तभी नासा कहता है कि हाँ मौसम बहुत अच्छा है, और तुम्हारा नाम भी। और कहता है लेकिन मेरा नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है नासा। तभी वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हारा नाम बेकार नहीं है, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तभी वो लड़का पीछे चलते चलते सोचने लगता है कि आखिरकार पहली बार किसी ने मेरे नाम को बहुत अच्छा बताया है, बाकी सब मेरा मजाक ही उड़ाते रहते थे। तभी वो लड़की कहने लगती है कि नासा पता है कितना अच्छा नाम है, बहुत पुराने टाइम में बहुत लोग सोचते थे कि हम स्पेस में कभी नहीं जा सकते हैं, लेकिन तभी एक बंदे ने कहा था कि नहीं ऐसा पॉसिबल है, और वो वहां पर जाने की पूरी तैयारी करने लगा। और उसी ने इस कंपनी का नाम भी नासा रखा था, इसीलिए नासा एक काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल और बहुत ही अच्छा नाम है, इसको तुम बेकार कैसे कह सकते हो। तभी वो लोग मैरिज ऑफिस में सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, और तभी वहां पर जो आदमी होता है वो उन लोगों को एक गिफ्ट में एक प्लांट देता है। और उसके बाद में वो लोग प्लांट लेकर बाहर आने लगते हैं उस अपने गिफ्ट को लेकर। और उसके बाद में तभी सुकासा कहती है कि क्या तुम अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना पसंद करोगे। तभी नासा ये सुन के काफी ज्यादा मतलब शौक हो जाता है, और उसके बाद में वो अपने मन में थोड़ा सा संपाने भी लगता है, और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि कितना ज्यादा सॉफ्ट है और कितना नरम है। तभी वो लोग वहां से चलने लगते हैं, और उसके बाद में सुकासा उससे कहती है क्या तुम इस प्लांट को घर पे लेके जा सकते हो, मुझे थोड़ा काम है। उसके बाद में वो लड़की कहती है क्या तुम्हारे घर में कितने बेड हैं। उसके बाद में वो कहता है कि बस एक ही। उसके बाद में ये सुन के वो थोड़ा जाने लगती है। उसके बाद में सुकासा अपने काम के लिए चली जाती है, और वो अपने घर पे आ जाता है। और उसके बाद में वो सोचने लगता है कि अब हम दोनों पति पत्नी है, क्या हम एक बेड पे सो सकते हैं या नहीं। और उसके बाद में वो थोड़ा नाप भी करने लगता है। वो सोचता है कि अगर उसको 40 सेंटीमीटर लगेगा तो मुझे 42 सेंटीमीटर लगेगा, ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन करने लगता है अपने दिमाग में ही। और उसके बाद में वो सोचने लगता है कि मैं शायद एक नया बेड ऑर्डर कर लूं। और उसके बाद में वो सोचता है कि नहीं इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और उसके बाद में वो सोचने लगता है कि अगर हम ऐसे सोएंगे तो हमारे बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप हो जाएगा, और अगर हम इस तरह से सोएंगे तो काफी ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब ऐसी बातें सोचने लगता है। और तभी भाई साहब सुकासा अंदर भी आ जाती है और कहती है कि नहीं मैं इसके लिए अभी भी कंफर्टेबल हूँ नहीं, तो मैं नीचे सो जाऊंगी। और उसके बाद में वो कहती है कि तुम्हारा दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गई, सॉरी। ये देख के नासा काफी ज्यादा मतलब शॉक हो जाता है और पैनिक में जोर से चिल्लाने लगता है। तभी नासा उससे पूछता है कि आखिर तुम किस काम के लिए बाहर गई थी। तभी वो कहती है कि मैं अपना सूटकेस लाने के लिए गई थी। और नासा ने जैसे उसका सूटकेस देखा वो सोचने लगता है कि इसके पास शायद रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और पूछने लगता है क्या तुम आज मेरे ही साथ रहने वाली हो। और ये सुन के नासा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद में सुकासा कहने लगती है ओह सॉरी तुम्हारे पास तो एक ही बेड है, तो एक काम करती हूँ मैं होटल पे सो जाऊंगी। पर ये सुन के नासा काफी ज्यादा सैड हो जाता है। और उसके बाद में सुकासा कहने लगती
लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। उसके बाद में नासा अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इसको कभी भी नहीं जानता हूँ और शायद ये भी मुझे नहीं जानती है, तो फिर इसने मेरा प्रपोजल एक बार में एक्सेप्ट कैसे कर लिया। और वो इस बात से पूछने लगता है। तभी सुकासा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ और मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करती हूँ। और ये कहने के बाद सुकासा अपने आप होटल पे जाने लगती है। और तभी नासा सोचता है कि मुझे इसको रोकना चाहिए, अगर मैंने इसको नहीं रोका तो मैं इससे फिर दोबारा कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लोग एक मतलब शॉप में आए हुए होते हैं और जहाँ पर वो लोग एक मैट्रेस देख रहे होते हैं। और तभी वो सुकासा से कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम यहाँ पर से ले सकती हो, मेरे पास बहुत पैसा है। तो उसके बाद सुकासा कहती है कि अच्छा, तो ये मैं अपने पति का दिया हुआ अपना पहला गिफ्ट मान सकती हूँ। ये देख के वो साहब काफी ज्यादा शर्माने लगता है। उसके बाद में नासा कहता है कि हाँ तुम मान सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सुकासा उनसे दो मैट्रेस के बीच में फर्क पूछने लगती है और तभी वो नासा काफी ज्यादा ज्ञान देने लगता है। और वो उसकी इतनी सारी बातें सुन के लड़की सोचने लगती है कि मेरा हस्बैंड काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसके बाद में नासा सोचता है क्या मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये हमारी पहली डेट हो सकती है और हम अपनी डेट में एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। उसके बाद में वो अपना हाथ बढ़ाता है, तभी सुकासा भी उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद में वो लोग अपने घर पे आ जाते हैं और वो उस मैट्रेस को चेक कर रही होती है। और तभी नासा उसको देख के काफी ज्यादा मतलब शर्माने लगता है और सोचता है कि ये कितनी ज्यादा सुंदर है। तभी सुकासा उससे कहने लगती है क्या तुम भी मेरे बगल में आना चाहते हो, तुम यहाँ पर लेटना चाहते हो। तभी वो कहता है कि अरे नहीं नहीं। उसके बाद में हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा एक रूम में जाके कपड़े चेंज कर रही होती है। और तभी नासा बाहर खड़ा खड़ा एम्बेरसमेंट में सोचने लगता है कि मैरिज लाइफ आखिर होती कैसी है, मतलब आगे क्या क्या होगा। उसके बाद में सुकासा बाहर आती है और कहती है कि इस ड्रेस को दिलवाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आई। और उसके बाद में नासा भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए जा रहा होता है। तभी वो लड़की वहाँ पर उससे कहने लगती है क्या तुम यहीं पर कपड़े चेंज कर सकती हो, कोई बुराई नहीं है, तुम तो कर ही सकती हो क्योंकि तुम तो एक लड़के हो ना। ये सुन के वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ। और सोचने लगता है कि आखिरकार शादी के बाद ये सब क्या क्या करना पड़ेगा। और जैसे ही नासा बाहर निकलता है उसको दिखता है कि सुकासा ने अपने बालों का जूड़ा बांध रखा है और वो देख के ये शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है और ये हर सिचुएशन में इतनी ज़्यादा क्यूट ट्रिक कैसे लेती है, मुझे समझ में नहीं आता। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब वो लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और नासा भी वहाँ पर बैठा होता है। तभी सुकासा कहती है कि गुड नाइट डार्लिंग। ये देख के नासा एकदम शौक हो जाता है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं लेकिन नासा सोया नहीं होता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार इस सिचुएशन में आखिर सो कैसे सकता हूँ मैं। और उसके बाद में नासा उसको सुकासा को देखता है जिसके कि बाल खुल चुके होते हैं और वो इधर उधर करवट ले रही होती है। उसके बाद में नासा उसको ब्लैंकेट से उड़ाने के लिए उठता है और वो सोचता है कि आखिर लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर जब वो जगी होगी तो ये काम तभी ज़्यादा ठीक रहेगा वरना सही नहीं रहेगा। और उसके बाद में ये सोचता हुआ वो लेट जाता है। उसके बाद में नासा देखता है कि सुकासा खड़ी होती है और पानी पी के चुपचाप उसके पास खड़ी होकर मतलब खड़ी हो जाती है। और नासा ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो उसी का ब्लैंकेट लेके दोबारा से सो जाती है। जब नासा सो के उठती है तो देखती है कि उसके बाल खुले हुए हैं और ये उसका ब्लैंकेट मेरे पास कैसे आया। और वो उसके बाद में अपने कपड़े चेंज करने लगती है। नासा कहता है कि रुक जाओ, मैं अभी यहीं पर ही हूँ। उसके बाद में रुक जाती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुकासा उससे कह रही होती है कि आज से मैं तुम्हें मेरा नासा कह के बुलाऊंगी। तभी नासा भी उससे शर्माते हुए कहने लगता है कि मैं भी तुम्हें आज से मेरी डार्लिंग कह के बुलाऊंगा। उसके बाद में वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। सुकासा कहती है कि रुक जाओ, मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। और उसके बाद में नासा कहता है चलो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे थोड़े कंफर्टेबल होने लगेंगे। उसके बाद में नासा थोड़ा शर्माने लगती है और नहीं, नासा शर्माने लगता है, सुकासा भी शर्माने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा ठीक सी जा रही होती है और आगे हमें पता चलता है कि सुकासा खाना बनाने के लिए जा रही होती है। नासा उसको ये देख के एकदम शौक हो जाता है और देखने लगता है कि कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है आज भी। और उसने इतना सारा अच्छा अच्छा खाना बनाया होता है। ये देख के नासा फिर से दोबारा से शौक हो जाता है। भाई ये शौक ही होता रहता है और इतने सारे खाने को देख के वो एकदम उस पर टूट पड़ता है और भाई उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता है। ये देख के सुकासा काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। और उसके बाद में अगले दिन कानामी नासा से पूछती है कि बाथरूम कहाँ पर है। तभी नासा कहता है क्या बाथरूम मेरे घर पे नहीं है और हम बाथ हाउस में जाते हैं नहाने के लिए। और तभी सुकासा कहती है चलो ठीक है, मुझे भी वहीं पे जाना है। उसके बाद में वो पूछती है तुम्हारे पास साबुन सोप वगैरह हैं और नासा कहता है कि नहीं, ये सब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वो एक शॉप में जाते हैं ये सब परचेस करने के लिए। नासा उसको देख के घूरने लगता है और सोचता है कि लड़कियों को अपनी स्किन केयर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद में वो लोग बाथ हाउस में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कानामी होता है। कानामी नासा को पहचानती होती है और नासा से पूछती है कि ये लड़की कौन है। उसके बाद में नासा बताता है कि ये मेरी वाइफ है, इसने मेरी जान
बचाई थी और मैंने इसको प्रपोज किया और हमने शादी कर ली और अब से हम एक साथ ही रहती हैं। ये देख के कानामी एकदम शॉक हो जाती है और भाई साहब सोच के कहने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताया क्यों नहीं, मैं भी तुम पता है ये लड़की क्या चाहती थी, नासा से शादी करना चाहती थी, सीधी बात तो ये है। ठीक है, उसके बाद में कानामी नासा से कहती है कि चलो ठीक है अब तुमने शादी तो कर ही लिया, अब क्या कर सकते हैं, एक काम करो मैं तुम लोगों को तुम्हारी शादी की खुशी में एक गिफ्ट देती हूँ, आज के लिए तुम्हारे लिए बाथ हाउस बिल्कुल फ्री है। और कानामी उससे कहने लगती है कि रुको रुको 1 मिनट रुको, मैंने सिर्फ उसी के लिए फ्री कहा है, तुम्हारे लिए फ्री नहीं कहा है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। और कानामी कहने लगती है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम बिल्कुल पागल से लड़की हो और तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम पूरी जिंदगी बिना शादी के निकाल लोगे, लेकिन फिर क्या हुआ। और कहती है कि अगर हम 30 साल के हो जाएंगे और तब भी तुमने कोई शादी नहीं की तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और वो ये कहने के बाद रोने लग जाती है और कहती है कि तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। और नासा पूछता है, नासा कहता है कि तुम ऐसा सोचती थी मेरे बारे में, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद में वो कानामी उससे पूछती है कि आखिरकार ये कितने साल की है। उसके बाद में वो बताता है कि ये सिर्फ 16 साल की है। ये सुन के वो उसके काफी ज्यादा जोर के थप्पड़ मारती है। कानामी कहने लगती है कि आखिरकार इस बारे में तुमने मेरी बड़ी बहन को बताया है। तभी वो कहती है कि नहीं, आखिरकार उसे क्यों बताना। तभी वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं बताएंगे, फिर कभी बता देंगे बाद में। तभी कानामी पूछती है कि चलो ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सेरेमनी कब है। तभी नासा कहने लगता है कि इस बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है और मुझे लगता है कि इस सब चीजों में तो पैसे की बर्बादी है। तभी कानामी उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी रिंग कहाँ है, तुमने उसको प्रपोज किया था कि नहीं। उसके बाद में नासा कहता है कि नहीं, मैंने उसे प्रपोज नहीं किया, हमने डायरेक्ट शादी कर ली थी और हमें रिंग की क्या जरूरत है। तभी वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उसको मारने लगती है और कहती है कि अब तुम दोनों एक पति पत्नी हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको उसको रिंग देनी चाहिए और तुम्हें भी एक रिंग पहननी चाहिए। और कानामी कहती है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको तुम्हें पूरा करना चाहिए और तुमको उसको खुश रखना चाहिए। उसके बाद में नासा काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब से आखिरकार जब भी कोई भी काम करूंगा मैं उसकी खुशी के लिए करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और फिर नासा कहने लगता है कि 1 मिनट, हमें रिंग की जरूरत ही क्या है। तुम्हें लगता है कि मैं उसको मतलब उदास भी रख सकता हूँ, मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा। और उसके बाद में कानामी ये देख के काफी ज्यादा शौक होने लगती है और तभी वहाँ पे वो लड़की बाहर निकल आती है और कहती है कि मैं अपना सामान ले जाना भूल गई। कानामी और नासा आपस में बात कर रहे होते हैं और नासा कहता है कि मैं सुकासा से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और तभी सुकासा उसकी बात सुन लेती है और अपने मन में शर्माने लगती है और सामान लेके वापस से जाने लगती है और काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी नासा भी नहाने के लिए चला जाता है और अपने मन में सोच ही रहा होता है कि आखिरकार सुकासा नहाने के बाद कितनी ज्यादा सुंदर लगेगी। और तभी वो पीछे देखता है, वहाँ पर कानामी आ जाती है और वो ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और अंदर पानी में डूब जाता है और चला जाता है और पूछता है कि आखिरकार तुम कितनी देर से यहाँ पर खड़ी थी। उसके बाद में कानामी कहती है कि जब से तुम सुकासा के बारे में सोच रहे थे ना, मैं तभी से यहाँ पर हुई। ये देख के मतलब नासा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उसके बाद में हमें सुकासा दिखाई जाती है जो कि अपने बाथरूम में जाने लगती है और सोचने लगती है कि इतनी बड़ी जगह में यहाँ पर मैं अकेली हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की और होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर ओनर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। और वो बताती है कि मैं कस्टमर्स के आने से पहले यहाँ पर नहा लेती हूँ, लेकिन मैं काफी ज्यादा थक गई थी, इसीलिए मेरी गलती से यहाँ पर आंख लगी और मैं सो गई, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। उसके बाद में सुकासा कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मत मुझसे माफी मांगो, कोई बात नहीं। आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कुछ देखा तो नहीं है। तभी वो कहने लगती है कि नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है और हाँ तुम एम्बेरेस मत हो, मैं इसके लिए तुम्हारी पीठ साफ कर देती हूँ। अगले सीन में नासा दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से कहने लगता है कि आखिर तुम कितनी देर में यहाँ से जाने वाली हो। तभी कानामी कहती है कि मैं जब तक फ्लोर साफ नहीं कर लेती तब तक बाहर नहीं जाने वाली हूँ। तभी कानामी उससे कहती है कि आखिरकार तुम कितनी देर में बाहर आने वाले हो। तभी नासा कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर हो मैं नहीं जाने वाला हूँ बाहर। और उसके बाद में कानामी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं भी यहीं पे खड़ी रहूंगी। अगले सीन में सुकासा दिखाई जाती है जिसके वो लड़की पेट साफ कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। और उसके बाद में वो नासा के बारे में काफी सारी बातें करने लगती है और तभी सुकासा सोचती है कि ये लड़की मुझे नासा की याद क्यों दिला रही है। उसके बाद में वो लड़की कहने लगती है, ओ सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। हाँ, मेरा नाम आया है और तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद में वो कहती है कि मेरा नाम सुकासा है और वो उसके पूरे नाम को सुनने के बाद सोचने लगती है कि आखिर ये शायद नासा की बड़ी बहन लग रही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नासा की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसके बाद में हमें पता चलता है कि ये नासा का एक सपना था। तभी नासा को पता चलता है कि वो ज्यादा देर गर्म पानी में रहने की वजह से वहाँ पर बेहोश हो गया था और जब भी उसकी आंख खुलती है तभी उसको पता चलता है सुकासा भी वहीं पर थी और सुकासा उसको उठा हुआ देख के कहने लगते हैं कि तुम सोते हुए काफी ज्यादा क्यूट लगते हो। और उसकी ये सारी बातें सुन के नासा काफी ज्यादा शर्माने लगता है और सोचने लगता है कि मैं कितनी देर से सोया हुआ था। और तभी वहाँ पर आया भी आ जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुमने ये सब किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में नासा उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम सुकासा को जानती हो। तभी वो कहने लगती है कि हाँ, हम दोनों जानते हैं तुमको और हमें ये भी पता है कि ये तुम्हारी फैमिली मेंबर है। उसकी ये सारी बातें सुन के नासा झोंक जाता है और उसके बाद में सोचता है कि हाँ, वाइफ भी तो घर की मेंबर ही होती है। कहा तुमने सही कहा, ये मेरी फैमिली मेंबर है। तभी सुकासा पूछती है कि आखिर आया तुम्हारी कौन लगती है। तभी वो बताता है कि हम दोनों पहले एक ही क्लास में पढ़ते थे। और तभी आया भी बताती है कि इसने हमारी काफी ज्यादा मदद की थी पहले और बताती है कि हमारा पुराने टाइम में हमारा बाथ हाउस एकदम बंद के कगार पे आ गया था और जब मेरे ग्रैंडफादर मरे थे उसके
बाद में तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई थी हमारी। तभी नासा ने हमारी काफी ज्यादा मदद की थी और अपने टैलेंट और स्किल से हमारा काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया था, जिससे हमारा बाथ हाउस दोबारा से चलने लग गया। तभी सुखासा उनकी ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और उसके बाद में वो लोग अपने घर पे जाने लगते हैं और तभी वो कहती है कि आया काफी ज्यादा क्यूट है तुम्हें लगता है। और उसकी ये सारी बातें सुन के सुखासा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है और तभी नासा भी उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है, मतलब आया की। तभी नासा उसको देख के सोचने लगता है, ओ सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया शायद। और उसके बाद में वो लोग आगे चलते हुए एक मैरिज को देखते हैं। वहाँ पर मतलब मैरिज में वो लोग सोचने लगते हैं हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और नासा सोचता है कि हाँ मैंने भी अपनी सेरेमनी की नहीं है और सोचने लगता है कि ना ही मैंने सेरेमनी की, ना ही मैंने उसको प्रपोज किया और ना ही मैंने कोई रिंग भी दी। इसीलिए वो उससे पूछने लगता है क्या तुम इसी वजह से मुझसे गुस्सा हो। सुखासा को लगता है कि वो शायद आया के बारे में बात कर रहा होता है। तभी सुखासा कहती है ओ सॉरी सॉरी कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और तब हमें पता चलता है कि वो दोनों अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए उनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तभी सुखासा उससे कहने लग जाती है ओ रुको, तुम मुझे जेलिस तो नहीं समझ रहे, मैं आया से बिल्कुल भी जेलिस नहीं हूँ और हाँ तुम टेंशन मत लो। और उसके बाद में वो कहने लगती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरी तारीफ करो और मुझे क्यूट कहो। उसके बाद में नासा सोचता है ओ शायद मैरिज सूट जो होता है वो शायद इसीलिए होता है कि एक लड़की को क्यूट दिखा सके। और उसके बाद में वो अपने घर की चाबी उसको दे देता है और चाबी देके वहां से भाग जाता है। और उसके बाद में वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं ये सब चीजें कुछ अभी भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके रहूंगा। और उसकी ये सारी बातें सुन के सुखासा कहने लगती है कि आखिर मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और उसके बाद में वो उसकी ये सारी बातें सुन के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसके बाद में अपने घर में जाने लगती है। और उसी के पीछे हमको एक कार दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की बैठी हुई होती है और वो लड़की भी जो कार में बैठी हुई थी मन में सोचती है कि आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ ही लिया है मेरी बिग सिस्टर। और उसके बाद में सुखासा अपने घर में पहुंच जाती है और वो सोचती है कि मेरा घर काफी ज्यादा गंदा हो रहा है तो मुझे इसको क्लीन कर लेना चाहिए। लेकिन वो जब घर में अंदर जाके पूरा चेक करती है तब उसको पता चलता है कि नहीं, घर तो काफी ज्यादा पहले से ही साफ है। तो उसके बाद में वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं डिनर की तैयारी कर देती हूँ। और उसके बाद में डोरबेल बजती है, उसको लगता है कि शायद नासा आ गया और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है हमें पता चलता है कि वहाँ पर वही लड़की वापस से आ जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है मेरी बड़ी बहन। उसके बाद में वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो चितो से। और उसके बाद में वो चितो से उससे कहती है कि आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ ही लिया है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने छोटे से अपार्टमेंट में रहती हो। और उसकी ये सारी बातें सुनकर सुखासा गुस्से में आ जाती है और वो उसी के सामने गेट एकदम से बंद कर देती है। और उसके बाद में बाहर से चितो से सोचने लगती है कि ये किसके लिए इसने ऐसा किया है। और उसके बाद में वो गेट में बहुत जोर जोर से घूसा मारने लगती है। चितो से कहती है कि आखिरकार मैं तुमको यहाँ से लेने के लिए आई हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, गेट खोलो। तभी वहाँ पर सिको से कहने लगती है कि मैंने तो ऐसा तुमसे करने के लिए नहीं कहा था, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम वापस लौट जाओ। तभी चितो से बाहर से रोने लग जाती है और तभी सिको से वहाँ पर गेट खोल लेती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो। और उसके बाद में वो कहती है कि तुम भूल गई मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है तुम्हारे गायब होने की वजह से हमारी जो मतलब ग्रैंड मदर है वो कितना ज्यादा रो रही थी। सुखासा उसकी ये सारी बातें सुन के उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार अगर ग्रैंड मदर की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो, उनको संभालो जाके। और कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से घर पे जाओ और हाँ मेरा एक मैसेज है जो उनको दे देना, ठीक है। सुखासा कहती है कि हाँ मेरा मैसेज ये है कि मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो तुम उनसे कह देना। और उसके बाद में चितो से उसकी ये सारी बातें सुन के एकदम शॉक हो जाती है और कहती है शादी किसके साथ। सुखासा अपना मैसेज देने के बाद उससे उसी के सामने गेट वापस से बंद कर लेती है और उसके बाद में चितो से सीढ़ी के नीचे आके बैठ जाती है और वहाँ पे रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर नासा भी आ जाता है। तभी नासा उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम दुखी क्यों हो, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता हूँ, तुम ये लो ये पियो। उसके बाद में चितो से उसको सब कुछ बताने लग जाती है कि उसके साथ अभी क्या क्या हुआ है। नासा उसकी ये सारी बातें सुन के कहने लग जाता है कि मुझे माफ करना, मैं इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे माफ कर देना। चितो से कहती है कि अरे नहीं तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम मतलब उदास मत हो, मैं समझ सकती हूँ तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम किस काम के लिए बाहर गए थे। तभी वो बताता है कि मैं किसी को प्रपोज करना चाहता हूँ और उसी के लिए एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ रहा हूँ। तभी वहाँ पर सुको से ऊपर से नीचे आ जाती है और सुखासा आने के साथ ही बोलने लग जाती है हे डार्लिंग। तभी चितो से समझ जाती है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सिकोसा का पति है। और ये सुनते ही चितो से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि ओ मतलब वो लड़के तुम ही हो जिसने मेरी बहन से शादी की, मेरी बहन को फंसाया, तुम बहुत बड़े चीटर हो। और उसकी ये सारी बातें सुन के नासा एकदम मतलब काफी ज्यादा सोचने में आ गया था कि आखिर बोल क्या रही है। तभी सिकोसा उससे बता देती है कि ये मेरी बहन है और ये मुझसे गुस्सा है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि चितो से सुखासा की बहन है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बड़ी अच्छे से ट्रीट करने लगता है। लेकिन उसकी ये सारी बातें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं और वो अपने बॉडीगार्ड से कैसे उसे किडनैप करवा लेती है और अपने घर पे ले जाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों की शादी को तोड़वा दूंगी। तभी चितो से बताने लगती है कि मुझे बस तुम्हारी थोड़ी बहुत गंदी पिक्चरें कलेक्ट करनी है जिससे मैं सुखासा को दिखा दूंगी और तुम्हारी शादी तोड़वा दूंगी और ये काम करने में मुझे बहुत मजा आएगा। नासा ये समझ के कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, वो सोच में पड़ा था। तभी उसकी 2 मेट्स आ जाती हैं। चितो से उन मेट्स को समझा रही होती है कि तुम्हें इसके साथ गंदी से पिक्चरें कलेक्ट करनी है जिससे मैं
अपनी बहन को दिखा सकूँ। तभी वो दोनों मेड काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाती हैं और वो अभी से ही रेडी हो जाती हैं। उसके बाद में वो कहती है अरे रुको थोड़ी देर रुको। तभी नासा वहाँ से भाग जाता है और वो एक जगह खड़ा होकर ये देखने लगता है कि भाई साहब इसका घर कितना ज़्यादा बड़ा है और यहीं कहीं सुकासा का भी कमरा होगा, तो मुझे उसको ढूंढना होगा। तभी नासा अचानक से एक रूम में आ जाता है और वो उस रूम में जाके देखता है कि यहाँ पर सुकासा की महक आ रही होती है। तो वो समझ जाता है कि ये शायद सुकासा ही का ही रूम होगा। और उसके बाद में वो आगे देखता है कि एक शीशे के जार में कोई मून का टुकड़ा सा रखा हुआ था और तभी जैसे वो उसके पास पड़ता है एक मेड आके उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देती है और उसके तलवार से छूते ही वो कांच का टुकड़ा टूट जाता है और उसमें से नाइट्रोजन बहने लगता है। और तभी पीछे से चितोसी आ जाती है और उसकी मेट्स भी आ जाती हैं और नासा बताता है कि इसमें से नाइट्रोजन निकल रहा है, अगर वो पूरा निकल जाएगा तो ये चीज डीऑक्सीडाइज हो जाएगी। तभी चितोसी बताती है कि ये मेरी ग्रैंड मदर ने खरीदा था सुकासा के लिए, लेकिन वो यहाँ से चली गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी नासा पूछता है कि सुकासा इस इतने अच्छे आलीशान महल को छोड़ के क्यों चली गई थी। तभी चितोसी पूछने लगती है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? सुकासा ने अभी तक तुमको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ रहती थी, क्या करती थी? सच में तुम्हें किसी ने मतलब उसने कुछ भी नहीं बताया है? तभी चितोसी एक पास्ट स्टोरी बताने लगती है जिसमें वो बताती है कि वो एक ऊंची खाई से फिसलने वाली थी, लेकिन सुकासा ने उसको बचा लिया था और उसने तभी से सोच लिया था कि मैं इसको अपनी बहन मानूंगी और इसको हमेशा डेडिकेट करूंगी, लेकिन पता नहीं उसने क्यों तुमसे शादी कर ली, तुम्हारे जैसे पागल लड़के से। चितोसी की ये सारी बातें सुन के नासा एकदम मतलब सैड हो जाता है और वो दुखी था। तभी उसकी मेड उसको अपने पास बुला लेती है और उसको पकड़ लेती है और तभी वो 2-4 फोटो कलेक्ट कर लेती है और उसके बाद में उनको एडिट कर लेती है और बेकार बना देती है और तभी नासा वो पिक्चर उससे छीन लेता है। लेकिन तभी सुकासा आ जाती है और उससे वो पिक्चर लेके देख लेती है। तभी नासा उसे समझाने लगता है कि ये सब बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तभी चितोसी कहने लगती है कि नहीं सुकासा, ये बहुत गंदा इंसान है, इसको तुम्हें तलाक दे देना चाहिए। तभी सुकासा कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। उनको इस तरह जाते देखकर चितोसी को लग रहा था कि चलो हाँ मेरा काम तो हो ही गया, अब ये लोग एक दूसरे को डाइवोर्स दे देंगे। और तभी सुकासा उसको बाहर लेके आ जाती है और उससे कहती है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं इन सारी झूठी पिक्चर को देख के तुम पे शक करूंगी? मुझे ऐसा मत समझो। तभी वो नासा को बताती है कि मैंने ये सब इसीलिए किया था ताकि हम वहाँ से निकल पाएं। और उसके बाद में वो एक सीक्रेट जगह से नासा को ले जाने लगती है और तभी वो बताती है कि ये जगह बिल्कुल सीक्रेट है, इसके बारे में चितोसी को भी नहीं पता। तभी वो लोग वहाँ से एक चर्च के अंदर आ जाते हैं जिसमें वो बताती है कि ये जगह काफी ज्यादा सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर आई हूँ और कहती है कि मैं बस तुम्हें एक बार यहाँ पे लाना चाहती थी। तभी वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं और नासा उससे कहता है कि सुकासा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे कभी भी दूर ना हो और ना ही मैं भी तुमसे दूर होना चाहता हूँ, हम हमेशा साथ रहें, हम एक कपल की तरह रहना चाहते हैं और मैं कभी भी तुमको मौका नहीं दूंगा कि तुम मेरे ऊपर मतलब मेरी चॉइस को रिग्रेट करो। तो सुकासा ये सारी बातें सुन के कहने लग जाती है कि इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। नासा कहता है हाँ मैं प्रपोज ही कर रहा हूँ, तुम यही समझो। और उसके बाद में कुछ ये होता है, उसके बाद में वो लोग कहते हैं कि हमारा दिन काश यहीं पे थम जाए। अगले दिन हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुकासा उससे कह रही होती है कि डार्लिंग टीवी चालू करो। तभी नासा कहता है कि मेरे घर में टीवी नहीं है। तभी ये सुन के सुकासा एकदम शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि अरे यार मेरा आज बहुत मूवी देखने का मन था, लेकिन क्या कर सकते हैं। तभी नासा कहता है कि मैं टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, मैं ज़्यादातर पढ़ाई पे फोकस करता हूँ। तभी सुकासा एकदम डिटेक्टिव की तरह भेस में आ जाती है और उससे सवाल करने लगती है। तभी वो नासा से पूछती है क्या तुमने आज तक कभी भी कोई मूवी नहीं देखी है, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर अपनी लाइफ में किया ही क्या है। तभी वो कहती है कि मेरा आज बहुत मन था मूवी देखने का, मैं चाहती कि तुम्हारे साथ बैठ के एकदम कपल की तरह एक मूवी देखूं, लेकिन मेरा सपना तोड़ दिया तुमने। और वो मनी मन थोड़ा सा उदास होने लगती है। तभी नासा सोचता है यार ये मतलब हर समय इतनी क्यूट कैसे दिख लेती है। तभी नासा सोचता है कि ओ अच्छा मतलब ये मूवी काफी ज्यादा पसंद करती है, इसका मतलब प्यार है मूवी एक तरह से। और अगले दिन हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों एक टीवी परचेज करने के लिए आए होते हैं, लेकिन नासा डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि मुझे कौन सी मूवी लेनी चाहिए। तभी सुकासा कहती है कि हमें एक बहुत बड़ी टीवी लेनी चाहिए जिससे हम आराम से मूवी देख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इसमें कोई परेशानी नहीं है कि तुम छोटी टीवी लो या बड़ी टीवी, मेरे लिए मायने ये रखता है कि तुम मेरे लिए टीवी लेने आए हो। उसकी ये सारी बातें सुन के नासा एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद में अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो कानामी के बाथ हाउस में आया होता है जिसमें वो अपनी और सुकासा के बीच जो भी हुआ कल उसके बारे में बताने लगता है। तभी कानामी कहती है कि चलो हाँ आखिरकार तुमने उसको प्रपोज तो किया। उसके बाद में वो बताता है कि प्रपोज के साथ साथ मैंने उसको किस भी किया। ये कहने के बाद नासा कहता है कि मुझे पता नहीं था कि गर्ल्स के लिए इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। तभी कानामी उसे समझाने लगती है रिंग के बारे में कि तुम्हारे पास एक जैसी रिंग दोनों के पास होनी चाहिए। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सुकासा को रिंग की कोई जरूरत भी है। तभी वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बताने लगती है कि ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें उसको रिंग देनी चाहिए। अगले सीन में सुकासा का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बाथ हाउस में नहा रही होती है और सोचने लग जाती है कि कल नासा ने अचानक से किया था ये, तो वो उसी को सोच से शर्माने लगती है। फिर नासा अपने मन में कैलकुलेट करने लगता है कि आखिर एक रिंग कितनी ज्यादा महंगी होगी। तभी वो सोचता है कि 2 रिंग लगभग मेरी 3 महीने की सैलरी में आएगी। तभी वहाँ पर सुकासा आ जाती है और नासा सोचने लगता है कि मैंने आज तक इसको कभी भी नहाए हुए नहीं देखा। तभी वो दोनों एक दूसरे को देख के शर्माने लगते हैं। सुकासा कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तभी वो दोनों
दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और नासा बताता है कि मैं अब अपने जॉब पे जाने वाला हूँ आज, और तुम चिंता मत करना, मैं रात में 9 बजे से पहले घर आ जाऊंगा। अभी चलते चलते सुकासा को रास्ते में पार्क दिखता है तो वो नासा से कहने लग जाती है कि हम थोड़ी देर पार्क में बैठ सकते हैं। और अगले सीन में हमें वो दिखाया जाता है कि वो दोनों एक पार्क में होते हैं। तभी सुकासा नासा से कहती है कि तुम खड़े क्यों हो, यहाँ पर बैठ जाओ। और उसके बाद में वो वहाँ पर बैठ जाता है और नासा अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार अब क्या होने वाला है, हम दोनों पार्क में अकेले हैं। फिर नासा सोचता है कि शायद ये डिप्रेस्ड है मेरी जॉब जाने की बात को लेके, और उसके बाद में वो सोचता है कि ये दुखी होती बेबी कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। और उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ता है और वो भी आगे बढ़ती है, और फिर उनको वहाँ पर छुप छुप के चितोसे की मेट्स भी देख रही होती हैं। तभी नीली वाली पूछती है क्या ये सारी चीजें हमको चितोसे को बतानी चाहिए। लाल वाली बोलती है कि नहीं, वो दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं, उनको देखो तो सही। उसके बाद में सुकासा नासा से कह रही होती है कि आखिर हम एक पब्लिक प्लेस में और ये सब कर रहे हैं, ठीक है। और सुकासा कहती है कि अगर हमको कोई यहाँ पर देख लेता तो कितना एम्बेरसिंग होता। तभी वो मैड आपस में बोलती है कि हमने तो तुम्हें देख ही लिया। उसके बाद में नासा भी अपनी जॉब पे जाने वाला होता है। तभी वो कुछ परेशान सा दिखता है। तभी सुको से पूछती है क्या हुआ। तभी नासा बताता है कि अगर मैं मान लो जॉब पे गया और बीच में तुम गायब हो जाओ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। उसके बाद सुकासा कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी घर आ जाना, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। नासा काम करते करते भी सुकासा को याद कर रहा होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर कोई ऐसी भी चीज होती है जिससे हम आपस में दूर भी हो तो भी हम एक दूसरे को याद कर सकें। और उसके बाद में वो सोचने लग जाता है ओ अच्छा, तो रिंग शायद इसीलिए होती है कि हम अगर दूर भी हो तो एक दूसरे को रिंग देख के याद कर सके। आगे वो अपने घर आ जाता है और खाना खाते वक्त सुकासा से पूछता है क्या तुम्हें एंगेजमेंट रिंग चाहिए। तभी सुकासा कहती है कि नहीं, अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना, तो हमें रिंग की क्या जरूरत, मुझे रिंग की कोई जरूरत नहीं है। तभी नासा कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि रिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि वो हमारे इंटरनल लव को पहचानने में मदद करती है। तभी सुकासा कहती है कि ओ अच्छा, तुम वेडिंग रिंग की बात कर रहे हो। तभी नासा कहता है ओ मतलब वेडिंग रिंग और एंगेजमेंट रिंग दोनों अलग अलग होती हैं। तभी वो हंसते हुए उन दोनों रिंग के बारे में मतलब डिफरेंस बताने लगती है। बताती है कि एंगेजमेंट रिंग वो होती है जब लड़का प्रपोज करता है लड़की को तो देता है, और ये रिंग सिर्फ लड़कियां पहनती हैं। और वेडिंग रिंग वो होती है जो लड़का लड़की दोनों शादी के वक्त पहनते हैं। लेकिन अब हमें क्या जरूरत, अब हमारी तो शादी हो चुकी है ना, और वैसे ये रिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है, अब तुम्हारी मर्जी। तभी सुकासा कहती है कि मेरे हिसाब से तुम रहने दो, इसमें सिर्फ पैसे की बर्बादी है। तभी नासा कहता है कि नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं एक वेडिंग रिंग ना खरीद लूं हम दोनों के लिए। तभी नासा कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों को उस रिंग की काफी ज्यादा जरूरत है, वो हमारी लव को रिप्रेजेंट करेगा। तभी सुकासा अपने मन में सोचती है कि मुझे लगता है कि इसको रिंग की कीमत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। उसके बाद में वो कहती है कि चलो ठीक है, तो कल चलते हैं लेने। उसके बाद में वो दोनों एक रिंग लेने जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही रिंग की कीमत देखता है वो दंग हो जाता है। तभी वो अपने मन में सोचता है हाँ इतनी ज्यादा महंगी, मैंने तो अंदाजा भी नहीं लगाया था। लेकिन वो सोचता है कि नहीं, हमें ये इस रिंग की काफी ज्यादा जरूरत है। उसके बाद में वो शॉपकीपर से कहता है कि मुझे रिंग चाहिए, और उसके बाद में सुकासा उसका हाथ पकड़ के उसको खींचते हुए बाहर ले जाती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो, इतनी महंगी रिंग लोगे। तभी नासा कहता है कि मेरी बात की समझने की कोशिश करो, ये हमारी लव का सिंबल होगा। तभी सुकासा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मानोगे। उसके बाद में वो उसको दूसरे एक शॉप में ले जाती है जिसमें रिंग की कीमत थोड़ी कम होती है। तभी नासा कहता है कि हाँ मुझे ये काफी ज्यादा पसंद लग रही है तो मैं इसी को ले लेता हूँ। सुकासा कहती है कि डार्लिंग कम से कम कीमत तो देखो, ये भी बहुत ज्यादा महंगी है। उसके बाद में सुकासा उसको दोबारा से खींच लाती है और वो दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं। उसके बाद में सुकासा समझाती है कि समझने की कोशिश करो, रिंग में पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो। नासा कहता है कि तुम भी समझने की कोशिश करो, ये हमारी लव का सिंबल होगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें रिंग की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर हम बाई चांस अकेले रहे तो हमें एक दूसरे की याद दिलाने के लिए रिंग काफी ज्यादा काम आएगी। उसकी ये सारी बातें सुन के सुकासा समझ जाती है कि ये सब मेरे लिए कर रहा है, और तभी वो काफी ज्यादा खुश हो उसके गाल पे तुम देख लो। उसके बाद में वो दोनों एक शॉप में जाते हैं और एक सस्ती वाली 2 रिंग परचेज कर लेते हैं और एक दूसरे के हाथ में पहना देते हैं। उसके बाद में वो लोग अपने घर जा रहे होते हैं। तभी नासा पूछता है कि ये रिंग तो इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है और इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है, तुम खुश हो इस रिंग से। तभी वो बताती है कि इसकी फीलिंग को चेक करो, भले ही ये रिंग तुम्हें सस्ती लग रही है पर मुझे ये काफी ज्यादा महंगी लग रही है। इसमें तुम्हारी बहुत अच्छी अच्छी सी फीलिंग जुड़ी हुई है और मुझे ये रिंग काफी ज्यादा पसंद आई और मुझे तुम भी बहुत ज्यादा पसंद आए। नासा उससे हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अगले सीन में हमें कुछ ये दिखाया जाता है, यहाँ पर वो दोनों सो रहे होते हैं और उसके बाद में नासा सोचता है कि आखिरकार ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि हर बार की तरह सुकासा अपने नींद की बीमारी में दोबारा से चलने लगती है और खड़ी हो जाती है और उसके बाद में वो पानी पीने लग जाती है और उसके बाद में आगे वो नासा की ब्लैंकेट को साइड कर देती है और उसकी बाएं पे सिर रख के वहीं पे सो जाती है। और उसके बाद में नासा देखता है कि आखिरकार ये कब से स्टार्ट हुआ। फिर नासा सोचता है कि अब मैं इसको हक कर सकता हूँ या नहीं, और उसके बाद में नासा सोचता है कि आखिरकार लड़कियां कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। तभी सुकासा भी पीछे मुड़ के देखती है और तभी नासा उसको देख के एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन फिर ये होता है, उसके बाद में सुकासा अपने बिस्तर पे वापस से चली जाती है नीचे सोने के लिए। उसके बाद में नासा सोचने लगता है कि अब तो चलो अच्छा ये नीचे चली गई, वरना तो मैं फिसल ही जाता। और उसके बाद वो बताता है कि उसकी जाने से पहले मैंने उसको 3 बार फिर से किस कर लिया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों पास खड़े होते हैं और उसके बाद में सुकासा उससे पूछती है कि आखिरकार तुम रात में सोए नहीं थे। तभी नासा बताता है कि रात में इतना सब कुछ मतलब होने के बाद कौन सो सकता है। उसके बाद में वो ऑनलाइन एक डबल बेड परचेज करने के लिए उसकी कीमतें चेक कर रहा होता है, लेकिन वो बेड परचेज करने से पहले सोचता है कि मेरा घर तो बहुत छोटा है, इसमें तो बेड आएगा ही नहीं। उसके बाद में वो सोचता
सोचता है कि मुझे सबसे पहले एक बेड की जगह पर घर परचेज करना चाहिए, और वो अपने मन में कुछ ज़्यादा इमेजिन करने लगता है कि हम दोनों साथ में बैठ के एक मूवी देख रहे होंगे और एक कपल की तरह बैठे होंगे। और उसके बाद में वो सोचता है कि हमारे घर में हमारा खुद का बाथरूम भी होगा जिसमें सुखासा नहाने गई होगी, और उसके बाद में वो पूछेगी मुझसे, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे डार्लिंग। ये सारी बातें सोच सोच के वो पागल सा होने लगता है। उसके बाद नासा सुखासा के पास जाके उससे पूछने लगता है कि आखिर हम दोनों इस छोटे से घर में कब तक रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक नया घर परचेज कर लेते हैं जिसमें हम दोनों रहेंगे, बड़ा सा घर लेंगे। सुखासा कहने लग जाती है कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुखासा कहती है कि अगर हम इसी घर में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं इस घर में तुम्हारी ज्यादा क्लोज रह पाती हूँ। उसके बाद में नासा उसकी ये बातें सुन के शर्माने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कानामी के पास होता है और वो अपनी सारी बातें कानामी को बता देता है। और उसके बाद में कानामी उससे कहने लग जाती है, ओ अच्छा तुम घर लेने की सोच रहे थे। और उसके बाद में वो कहने लग जाती है कि अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक छोटे से कमरे जैसे घर में रखा ना तो मैं उसका गला दबा दूंगी। और उसकी ये सारी बातें सुन के नासा काफी ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नासा अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में वो सोचने लगता है कि कानामी की बात तो बिल्कुल ठीक है, मुझे एक घर परचेज कर लेना चाहिए, कब तक हम लोग छोटे से घर में रहेंगे। और उसके बाद में वो सोचता है कि मैंने अगर इसके लिए सुखासा को फोर्स किया तो वो कहीं मुझसे दूर न चली जाए। ये सारी बातें सोचता हुआ नासा अपने घर आ जाता है। और उसके बाद वो जैसे ही रूम का डोर खोलता है तभी हमें पता चलता है कि सुखासा अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, और ये देख के नासा एकदम जोर से चिल्लाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों अकेले एक पार्क में बैठे होते हैं। तभी नासा उसको कन्विंस कर रहा होता है कि देखा तुमने, आज इतने मतलब छोटे से घर में रहने की वजह से हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तभी वो एक बड़े से घर के लेने के लिए कई सारे फायदे बताने लग जाता है, और उसके इतने सारे फायदे सुन के मतलब सुखासा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सुखासा पूछती है कि बड़ा घर तो काफी ज्यादा महंगा आएगा, तो पैसे। नासा कहता है कि इसके लिए तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं मैनेज कर लूंगा। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। और आगे जाते वक्त सुखासा उससे कहने लग जाती है कि अगर हम एक घर को परचेस कर रहे होंगे तो हमें एक ट्रस्टेड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में नासा कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरे मॉम डैड। अपने पेरेंट्स का नाम लेते ही उसको याद आता है कि ओ यार, मैंने अभी तक अपने मॉम डैड को ये भी नहीं बताया कि मैंने इससे शादी कर ली है। उसके बाद में वो घर जाती है, अपने मॉम डैड को कॉल करता है और सारी बातें उनको बता देता है। तभी उसके मॉम डैड काफी ज्यादा शॉक हो जाने लगती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तभी वो बताता है कि मॉम डैड आप लोग शांत हो जाइए, ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई है, ये बहुत ज्यादा क्यूट है। और उसकी ये सारी बातें सुन के सुखासा भी वहीं पे शर्माने लग जाती है। और उसके बाद जैसे ही कॉल करती है सुखासा भी उसके पास जाके पूछने लग जाती है कि तुमने अपने मॉम डैड से आखिर क्या कहा। तभी वो कहने लग जाता है कि पूरे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा क्यूट लगती है, मुझसे शादी की है। उसके बाद में सुखासा बताती है कि ओ तो तुम अब अपने मॉम डैड के घर जाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरा उनसे मिलना काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक बस स्टॉप के पास जाके इंतजार कर रहे होते हैं। तभी नासा कहता है कि मुझे तुमको अपने पेरेंट्स के पास ले जाना काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा अजीब हैं और तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। तभी उसकी मॉम का उसके पास टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें वो कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने शादी कर लिया और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों एक छोटे से रूम जैसे घर में रहते हो। और उसके बाद में वो बताती है कि मुझे पता है कि तुम हमें इसीलिए बता रहे हो कि तुमको एक ट्रस्टेड पर्सन चाहिए घर खरीदने के लिए। तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि हम लोग तुम्हारे ट्रस्टेड पर्सन तभी बनेंगे जब तुम हमें हमारी प्यारी सी बहू से मिलवाओगे। तभी नासा भी मैसेज करके बता देता है, मॉम टेंशन मत लो, मैं आज वहीं पे आ रहा हूँ। और उसके बाद में उसकी जो मेड होती है ना चितोसे की, वो उन दोनों को देख के सीधे चितोसे के पास जाके बता देती है उन लोगों के बारे में। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बस के अंदर बैठे हुए होते हैं। सुखासा उससे पूछती है कि आखिरकार हम तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे कितनी देर बाद पहुंचेंगे। तभी वो बताता है कि हम कल सुबह 6 बजे तक वहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में सुखासा कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी। तभी दूसरे सीन में हम चितोसे को देखते हैं जो कि कह रही होती है अपनी मेट से कि चलो अब हमको उस बस का पीछा करना होगा। उसके बाद में उसकी मेट कहती है कि अगर इसके बारे में ग्रैंड मदर को पता चला तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तभी चितोसे कहती है कि मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे बस उनका पीछा करना है। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि नासा उससे कह रहा होता है कि यहाँ मतलब इस सीट पे बैठना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, तुम्हें नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो सुखासा की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि सुखासा तो पहले ही सो चुकी होती है। और उसके बाद वो सोचता है कि काश ये मेरे कंधे पर सिर रख ले। और उसके बाद में जैसे ही बस पे झटका लगता है वो उसके ऊपर गिर जाती है। उसके बाद में नासा कहने लग जाता है कि चलो अब मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकता हूँ। तभी एक स्टॉप पर बसें रुकती हैं कुछ 5 मिनट के लिए। तभी सुखासा नासा को देखती है और पूछने लग जाती है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी नासा कहने लग जाता है कि तुम्हें इतनी मतलब कैसे तुम इतनी फिट रह सकती हो इस टाइम पर भी, तुम्हें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा उन बेकार सी सीट पे। तभी सुखासा कहती है कि बस मैं तो एसी ऑन था तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं तो वहाँ पर सो गई थी। तभी नासा सोचता है कि आखिरकार ये हर सिचुएशन में इतनी ज्यादा क्यूट कैसे दिख लेती है। तभी सुखासा कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमको एक ट्रेन बुक करनी चाहिए थी बस की जगह पर। तभी नासा सोचता है ओ तो ये मेरी गलती को फाइंड करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद में वो अपनी कमर को पूरी दम लगा के सीधे करने लगता है और डंडे को फेंक देता है। और उसके बाद में कहता है कि चलो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, चलो बस में चलती है। तभी जो चितोसे की मेट्स होती है वो उन दोनों की बातें सुन के काफी ज्यादा खुश होने लगती है। और उसके बाद में चितोसे से कहती है कि तुम उन दोनों के बीच में क्यों दरार लाना चाहती हो, कितनी क्यूट कपल है, उन दोनों को देखो तो सही। चितोसे कहने लग जाती है कि चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो बस, और किसी पे ध्यान मत दो। और हाँ, मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, सुनो, ये कपल वपल सिर्फ शुरू में ही सही रहता है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा होने लगता है और उसके बाद में इन लोगों के बीच में डिवोर्स की सिचुएशन आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ जिसमें क्या होता है कि 2 कपल अपने हनीमून पे गए होते हैं और उसके बाद में हनीमून पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है और उसके बाद में वो दोनों एक दूसरे को अलग करके चले
चले जाते हैं अलग अलग। और तभी वो बताती है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम भी उन दोनों के बीच में दरार ला सकती है। तभी उसकी मेट्स पूछने लग जाती हैं तो अच्छा, तो वो दरार का कारण मतलब प्रॉब्लम का कारण तुम ही बनने वाली हो। चितोसी कहती है कि हाँ, तुम मेरे हिसाब से टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुकी है, वहां पर देखो। तभी नासा पागल सा होने लगता है और सुकासा से कहता है ओ सॉरी, मेरा पर्स मुझे लग रहा है कि मेरे बस में ही रह गया है। और उसके बाद में वो दौड़ के वहां पर चला जाता है पर्स लेने के लिए। और चितोसी कहने लग जाती है ओ चलो प्रॉब्लम क्रिएट, अब अच्छा होगा। अब वो जैसे ही पर्स लेने के लिए अपना वहां पर जाएगा और उसके बाद में सुकासा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सुकासा उसके पास चली जाती है और जैसे ही नासा उसको बाहर देखता है वो कहता है कि तुम मेरा वहां पर भी तो वेट कर सकती थी। सुकासा कहने लग जाती है कि वहां पर अकेले वेट करने से अच्छा है मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारे साथ रहूं, मुझे काफी ज्यादा पसंद आएगा। चितोसी जी देख के काफी ज्यादा मतलब शौक हो जाती है। उसकी मेट्स आपस में बात करती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप कितना ज्यादा प्यारा है, कितना अच्छा है। और उसके बाद में चितोसी कहती है कि तुम ऐसा मत सोचो, अब देखो अब और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए होते हैं। तभी उसकी मेट्स उन दोनों को देख के बोलती है कि ये दोनों का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, तुम उनको छोड़ क्यों नहीं देती। उसके बाद में चितोसी कहती है कि अभी आगे देखो तो सही। और जैसे ही सुकासा का ऑर्डर उसके पास आता है तभी नासा कहता है कि ये तो पिक्चर से बिल्कुल ही ज्यादा अलग दिख रहा है। लेकिन सुकासा कहती है कि मुझे बस एक बार इस डिश को ट्राई करना था। और उसके बाद में वो जैसे ही एक बाइट लेती है उसके बाद में वो कुछ बोलती नहीं है। नासा उससे पूछता है क्या हुआ, तुम्हें क्या दिक्कत है, लेकिन सुकासा कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद में वो सोचने लगता है कि मुझे लग रहा है कि ये डिश काफी ज्यादा घटिया है। और उसके बाद में सुकासा कहती है कि नहीं, इस डिश को मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, तुमको भी ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद वो फिर वो अपनी डिश से नासा को भी खिलाने लग जाती है। और उसके बाद में जैसे ही नासा उसकी एक बाइट लेता है और उसके बाद में वो कहता है कि ये इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है, मेरे हिसाब से तुमको इसको लेमन के साथ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुमको नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने का काफी ज्यादा शौक है, तो एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे ही सुकासा एक बाइट लेती है और उसके बाद में नासा उसकी पिक क्लिक कर लेता है। ये देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। और तभी नासा भी रुकता नहीं है, वो उसकी फोटो क्लिक करने लगता है। और ये सारी बातें देख के उसकी मेड जो होती है ना, वो कह रही होती है कि आखिर ये कितने ज्यादा क्यूट कपल है, इनको तुम क्यों परेशान कर रही हो। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुकासा नासा से थोड़ा नाराज होती है। और ये देखते ही चितोसी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ चलो क्रिएट होगी प्रॉब्लम, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। उसके बाद में दिखाया जाता है कि नासा उसको काफी ज्यादा मना रहा होता है और माफी मांगता है और कहता है कि आगे से तुम जो भी खाना चाहोगी मैं वही खाऊंगा। उसके बाद में वो कहती है कि मुझे एक ब्रेड खाना है। उसके बाद में नासा उसको ब्रेड ला के देता है। ये देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मान जाती है। उसके बाद में नासा उससे कहता है कि तुम 5 मिनट यहीं पे रुको, मैं अभी बाथरूम जा रहा हूँ। और उसके बाद में वो जैसे ही जाता है उसके बाद में चितोसी उसके पास आके चिल्लाने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर तुम ब्रेड खा रही हो, तुमको शर्म भी नहीं आ रही। और कह रही है कि तुम ऐसी सारी एक्ट्स कैसे परफॉर्म कर सकती हो पब्लिक प्लेस पर। और उसके बाद में सुकासा कहने लग जाती है कि आखिर मैं जब से तुमसे मिली हूँ मैं ऐसी ही हूँ। और तभी वहाँ अचानक से एक मॉर्निंग शो स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे नासा भी लौट आता है और कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं, बस आने वाली होगी। और जैसे ही वो वहाँ पर चितोसी को देखता है वो उससे पूछने लग जाता है ओ ये तो तुम्हारी बहन है, यहाँ क्या कर रही है। तभी चितोसी उसको गुस्से में हाथ पकड़ के खींच के ले जाने लगती है। हाँ, तो ये बात यहीं पे खत्म होता है। तो अब मैं तुम लोग को इतना बता दूं कि ये लड़की है ना चितोसी, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। ये उन दोनों के बीच में दरार लाने की पूरी कोशिश करेगी अगले पार्ट में, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वो पार्ट। तो चाहो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो मैं बस इतना ही बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगला पार्ट। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।